दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि मुगलों ने हमारे भारत पर लगभग 300 साल से भी ज्यादा समय तक शासन किया है। इसी विशाल और जटिल मुगल इतिहास को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक डिटेल एपिसोड वाइज सीरीज के रूप में। इसी सीरीज में हम मुगल इतिहास को A to Z तक कवर करेंगे, उनकी उत्पत्ति से लेकर उनके पतन तक, राजनीति, युद्ध, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और विवादों तक सब कुछ। ये वीडियो इतिहास प्रेमियों, स्टूडेंट्स और यूपीएससी एस्पिरेंट सभी के लिए ज्ञानवर्धक और एनालिटिकल होने वाली है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहला एपिसोड नंबर 1। अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान, धूल उड़ रही है, घोड़ों की तापों से धरती कांप रही है। तोपों की गरज पहली बार उत्तर भारत की धरती पर इतनी व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से सुनाई दे रही थी। एक सेनापति दूर खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसकी आंखों में थकान भी है और एक अटूट संकल्प भी। उसका नाम है बाबर। लेकिन दोस्तों, एक कहानी पानीपत से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है मध्य एशिया की बर्फीले वादियों से, एक ऐसा वंश से जिनकी जोड़ों का संबंध दो महान विजेता से था, तिमूर खान एंड चंगेज खान। मुगल कौन थे? क्या वे मंगोल थे? क्या वे तुर्क थे? या वे एक नए मिश्रित पहचान के साथ आए थे? इस प्रश्न का उत्तर समझे बिना हम मुगल साम्राज्य को समझ नहीं सकते। मुगल शब्द फरासी के मंगल शब्द से निकला है। जब बाबर भारत आया तो यहाँ के लोगों ने उसे और उसकी सेना को मुगल कहा, यानी मंगल। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये पूरी तरह सही नहीं है। सच्चाई यह है कि वो है मुगल। नस्लीय रूप से तुर्क मंगल मिश्रण थे, सांस्कृतिक रूप से फारसी प्रभाव में थे, राजनीतिक रूप से तैमूर परंपरा से जुड़े थे और धार्मिक रूप से सुन्नी मुसलमान थे। बाबर खुद को मुगल नहीं कहता था, वो खुद को तैमूर कहता था, यानी तिमूर का वंशज। ये पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मुगल साम्राज्य की नींव मंगल घुड़सवार परंपरा पर नहीं बल्कि तैमूर राजनीतिक विरासत पर रखी गई थी। 14वीं शताब्दी में तिमूर ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसका साम्राज्य मध्य एशिया, ईरान, इराक, सीरिया और भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। 1398 में तिमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को गहरा झटका दिया। लेकिन तिमूर भारत में स्थायी रूप से नहीं रुका, वो लूट कर वापस चला गया। 1405 में तिमूर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया, लेकिन उसके वंशज तैमूरी मध्य एशिया में शासन करते रहे। समरकंद, बुखारा और हेरत जैसे शहर उस समय केवल सैनिक केंद्र नहीं थे, वे कला, साहित्य, विज्ञान और खगोल शास्त्र के भी केंद्र थे। इसी सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण में बाबर का जन्म हुआ। 1483 में फरगाना, आज का उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ। उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में वो फरगाना का शासक बना। सोचिए, एक किशोर बालक, चारों तरफ साजिश,
विश्वासघात, महत्वाकांक्षी सरदार और ऊपर से एक सपना, समरकंद। लेकिन समरकंद क्यों? क्योंकि वह तिमूर की राजधानी थी। जो समरकंद पर शासन करता वही असली तैमूरी शासक माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में बाबर ने समरकंद जीत लिया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाया। उसने खोया, फिर पाया, फिर दोबारा खोया। इस संघर्ष ने बाबर को कठोर बना दिया। उसने सीखा कि केवल वंश के दावा काफी नहीं, शक्ति और रणनीति भी चाहिए। जब बाबर समरकंद के लिए संघर्ष कर रहा था, तब एक नई शक्ति उभर रही थी जिसका नाम था उज़्बेक। मोहम्मद शहबिन खान के नेतृत्व में उज़्बेक्स ने तैमूर शासकों को मध्य एशिया से हटाना शुरू कर दिया। बाबर धीरे धीरे अपने पैतृक क्षेत्रों से वंचित हो गया। वो एक शासक था, लेकिन बिना राज्य के। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। काबुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ये मध्य एशिया और भारत को जोड़ता था। ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सुरक्षित भी था। यहाँ से खैबर दर्रे के माध्यम से भारत पहुंचा जा सकता था। काबुल ने बाबर को स्थिरता दी। यहीं से उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अब भी जिंदा था। उत्तर में उज़्बेक मजबूत थे, पश्चिम में सफविद ईरान शक्तिशाली था और पूर्व में हिंदुस्तान था। उस समय उत्तर भारत में लोदी वंश का शासन था। दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी। अफगान सरदार असंतुष्ट थे, राजपूत शक्तियां स्वतंत्र थी और प्रशासन में मतभेद थे। कुछ अफगान सरदार ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। यहीं से बाबर के मन में एक नया विचार जन्मा। क्या हिंदुस्तान नया समरकंद बन सकता है? बाबर केवल एक योद्धा नहीं था, वह कवि था, वह प्रकृति प्रेमी था, वह डायरी लिखने वाला शासक था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा हमें उसके मन की झलक देता है। वह भारत की गर्मी का आलोचना करता है। वह यहाँ के फलों की तुलना मध्य एशिया से करता है, लेकिन वह भारत की संपन्नता की भी प्रशंसा करता है। यही ईमानदारी उसे अलग बनाता है। बाबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रणनीति। उसने ऑटोमन तुर्कों से सीखा बारूद आधारित तोपखाना, मैदान में तोपों की व्यवस्थित तकनीक, घुड़सवार सेना की तेज गति। लेकिन भारतीय सेना अब भी हाथियों और पारंपरिक संरचना पर निर्भर थी। यहीं से इतिहास ने मोड़ लिया। 21 अप्रैल 1526 बाबर की सेना लगभग 12,000, इब्राहिम लोदी की सेना 80,000 से अधिक, संख्या में भारी अंतर। बाबर ने तुलगमा रणनीति अपनाई। उसने गाड़ियों को रस्सी से बांधकर रक्षा रेखा बनाई, तोपों को बीच में रखा। तोपों की आवाज से हाथियां बेकाबू हो गए। अफगान सेना में अफरा तफरी मच गई। हाथियों ने अपने ही पंक्तियों को कुचलना शुरू कर दिया, जिसे सैनिकों की व्यवस्था टूट गई। धूंध, धूल और धमाके के बीच सिपाही एक दूसरे से अलग पड़ने लगे। बाबर के रणनीतिक घेराबंदी ने इस अफरा तफरी को और बढ़ा दिया और धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा मुगल सेना की तरफ झुक गया। और इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली और आगरा बाबर के हाथ में आ गई। मुगल सत्ता की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, क्या साम्राज्य स्थापित हो गया था? नहीं, अभी तक नहीं। राजपूत शक्ति अब भी मजबूत थी। अफगान सरदार असंतुष्ट थे। बाबर के सिपाही भारत की गर्मी से परेशान थे। कोई सिपाही वापस काबुल लौटना चाहते थे। यहीं से बाबर ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसने घोषणा की वो हिंदुस्तान को अपना स्थायी राज्य बनाएगा।
यही मुगल साम्राज्य की असली शुरुआत है। बाबर अब समरकंद का सपना देखने वाला युवा राजकुमार नहीं था, वो अब हिंदुस्तान का निर्माता बन रहा था। उसने महसूस किया कि भविष्य भारत में है। यही परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं, मानसिक भी था। मुगल जब भारत आए तो वे पूरी तरह से विदेशी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय प्रशासनिक पद्धति अपनाई, स्थानीय शासकों से संबंध बनाए, फारसी को दरबार की भाषा बनाया। मुगल पहचान विकसित होने लगी। वह स्थिर नहीं थी, वह धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे थे। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसने केवल 4 वर्ष भारत पर शासन किया था, लेकिन उसने नींव रख दी। उसका बेटा हुमायूं संघर्ष करेगा, उसका पोता अकबर साम्राज्य को स्थिर करेगा और आने वाली पीढ़ियां इसी विश्वास की महान शक्तियों में बदल देंगी। फरगाना के शांत घाटियों से शुरू हुई ये कहानी समरकंद की कठिन सफलताओं से गुजरकर मजबूत बनी। काबुल की पहाड़ियों में अपनी नींव को संभालते हुए आगे बढ़ी और अंततः पानीपत की मैदान तक पहुंचकर इतिहास का रुख बदल गया। मुगल साम्राज्य की कहानी संघर्ष से शुरू होती है। यह कहानी केवल विजय की नहीं, बल्कि अनुकूलन, धैर्य और रणनीतिक भी है। यह साम्राज्य अचानक शक्तिशाली नहीं बना, यह धीरे धीरे आकार लेता गया। पानीपत की विजय के बाद बाबर को लगा कि दिल्ली और आगरा पर अधिकार पर्याप्त नहीं है। उत्तर भारत में उसकी सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती थी मेवाड़ की शक्तिशाली राजा राणा सांगा से। राणा सांगा केवल एक क्षेत्रीय राजा नहीं थे, बल्कि राजपूत शक्तियों के संघ के नेता के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने मालवा, गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। 1527 में दोनों शक्तियां आमने सामने आई। यह था खानवा की युद्ध। यह युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि 2 युद्ध पद्धतियों और 2 राजनीतिक दृष्टिकोण की टक्कर थी। एक ओर बाबर, जिनकी सेना संगठित, अनुशासित और आधुनिक तोपों से लैस थी। दूसरी ओर थे राणा सांगा, जिनके पास विशाल राजपूत सेना और परंपरागत वीरता की गौरवशाली परंपरा थी। राणा सांगा की सेना संख्या में अधिक थी। उनके साथ अनेक राजपूत सरदार और कुछ अफगान शक्तियां भी थी। प्रारंभिक युद्ध में राजपूत ने जबरदस्त साहस दिखाया, किंतु बाबर की सेना पानीपत की तरह यहाँ भी अपनी तोपों और आरब पद्धति का प्रभावित उपयोग किया। उसने अपनी सेना को मजबूत मोर्चे में बांध दिया और तोपों को सामने तैनात किया। जैसे ही राजपूत सेना ने सीधा आक्रमण किया, तोपों और बंदूक की आग में उनकी पंक्तियों को तोड़ दिया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का स्वरूप दिया ताकि उसकी सेना का मनोबल ऊंचा रहे। उसने शराब त्यागने की शपथ ली और अपने सैनिकों को धार्मिक उत्साह से भर दिया। अंततः खानवा की युद्ध में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए और युद्ध का पलड़ा बाबर की ओर झुक गया। ये विजय मुगल साम्राज्य के लिए वास्तविक स्थापना के आधार बनी, क्योंकि अब बाबर के सामने कोई संगठित राजपूत चुनौती नहीं बची। खानवा की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में युद्ध की दिशा बदल चुकी है। अब केवल वीरता और संख्या पर्याप्त नहीं थी, तकनीक, अनुशासन और रणनीति भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। बाबर के बाद आने वाले मुगल शासकों ने, विशेषकर अकबर ने,
इसी तोपों और संगठित सेना का आधार पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। गन पाउडर युद्ध कला ने कलाबंदी की पद्धतियों को बदल दिया। किलों की दीवारों मोटी और नीचे बनाई जाने लगी ताकि तोपों की प्रहार को सह सके। साथ ही सेना में बंदूकधारियों की संख्या बढ़ाई गई। ये परिवर्तन केवल मुगल तक सीमित नहीं रहा। राजपूत, दक्कन सुल्तान और अन्य शक्तियां भी धीरे धीरे बारूद और तोपों को अपनाने लगे। अगले एपिसोड में हम मुगल इतिहास के उस महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ेंगे जहां शुरू होता है हुमायूं का संघर्ष। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य को संभालना हुमायूं के लिए आसान नहीं था। एक और उसके अपने भाई कामरान, अस्कर और हिंदल सत्ता की राजनीति में उलझे हुए थे, तो दूसरी ओर अफगान शक्तियां फिर से संगठित हो रही थी। हम जानेंगे कि कैसे शेर खां के रूप में उभरते हुए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कड़ी चुनौती दी और 1540 की कनौज की युद्ध के बाद उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक सम्राट को निर्वासन का जीवन जीना पड़ा, कैसे उसने फारस में शरण ली और फिर किसी तरह वर्षों बाद वो दोबारा दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा। ये कहानी साहस, धैर्य और भाग्य के उतार चढ़ाव से भरी हुई है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे हुमायूं के पतन और पुनरुत्थान की वो रोमांचक गाथा जिसने मुगल साम्राज्य की भविष्य की दिशा तय की थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप इस पूरी मुगल सीरीज के अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में इस ऐतिहासिक यात्रा के अगले रोमांचक अध्याय के साथ। नमस्कार।